Very good afternoon to all of you and welcome you again in another session of biology class। और आज की जो हमारा क्लास है वो है जनक से संतान या कारक से जीन तक कि इसमें देखेंगे कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इसमें किस तरह से जो फैक्टर्स होते हैं या जो भी लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो जनक से संतान या कारक से जीन तक पहुंचने से पहले हम सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जीन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जीन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी अनुवांशिक जो भी लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है। ठीक है, डीएनए के माध्यम से। ठीक है, लेकिन जरूर वो डीएनए के माध्यम से पहुंचता है, लेकिन उनकी जो अंतिम जो यूनिट जो होती है वो होती है जीन होती है ना। तो इसीलिए जो जीन होता है जीन को कहा जाता है, जीन आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है, आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जीन जो होता है, ठीक है, एक डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि जो जीन ये डायग्राम आप देख रहे हैं, सेल्स है, क्रोमोसोम है। ठीक है, जहाँ पर डीएनए यहाँ पर ये सेल्स है। ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम होता है और ये डीएनए इसी में ही जुड़ा हुआ रहता है और ये डीएनए के यहाँ पर ये जो होता है ये कोड होता है। ठीक है, अरे इसका नाइट्रोजनस बेस। तो ये जो जीन जो होता है गुणसूत्र का भाग होता है ना, आप जानते हैं। और ये एक तरह से एक लीनियर सीक्वेंस फॉर्म में रहते हैं, है ना। और साथ में जो अनुवांशिक जो भी लक्षण होते हैं वो हमको प्रकट कर मतलब हमको दिखाई देते हैं, है ना। तो इनके लिए सबसे पहले जो जीन 1909 में, है ना, जो हांसन नामक साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले इनका खोज किया था, जो हांसन ने 1909 में, है ना। और साथ में जो जीन में जो क्या होते हैं, सभी जो में जो गुणसूत्र की तुलना में जो जीन की संख्या जो होती, जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो गुणसूत्र जो होता है ना, गुणसूत्र जो होता है वो 23 पेयर में होता है। ठीक है, किसमें होता है? 23 पेयर में, और टोटल नंबर 40 सूत्र होता है। लेकिन यदि हम यही जीन की बात करें तो जो जीन जो होता है इनकी जो संख्या होती है वो 40,000 तक होती है। ठीक है, कितनी होती है? 40,000 तक जीन पाई जाती है। ठीक है, और हमने साथ में हम ये भी जानते हैं कि कभी कभी जीन में एक ऐसा जीन एक ऐसा एंजाइम्स होता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है म्यूटाजीन कहते हैं। ठीक है, और इस म्यूटाजीन में जीन के द्वारा यदि किसी भी गुणसूत्र में या जीन में जब परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन कहा जाता है ना। तो ये सब है साधारण जीन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जीन में जो कारक जो होते हैं वो किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, हमने यहाँ पर देखा कि जो पेरेंट्स टू है ना, हमारा जो टॉपिक जो है वो जीन ही है, क्योंकि पेरेंट्स टू जो ऑफस्प्रिंग जो हो रहा है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग जनकों से ये जो जनक है ना, और इस जनक से यहाँ पे संतान में कैसे पहुंच रहा है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, तीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया है। और ये वो साइंटिस्ट है, तीन साइंटिस्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक है वाल्टर सटन। ठीक है, यह वाल्टर सटन और थियोडोर बौरी ने, और साथ में इसे थॉमस हंट मॉर्गन ने, ये तीन साइंटिस्ट ने 1902 के आसपास इन्होंने अध्ययन किया था।
ठीक है। इससे पहले अध्ययन मेंडल ने किया था। ठीक है, जैसे मेंडल ने बताया था, ठीक है, जैसे मेंडल ने, है ना, मेंडल ने क्या किया था, जैसे मटर के पौधे का जब अध्ययन किया था, है ना, मेंडल ने जब मटर के पौधे के अध्ययन किया था तो वहां पर कारक लिया था। ठीक है, उस समय मेंडल ने ये नहीं बता पाया था कि वो जो मेंडल ने जो अध्ययन कर रहा था, जो कारक लिया था वो जीन था। वो बाद में साइंटिस्टों ने जब अध्ययन किया तब बताया, है ना। लेकिन उस समय मेंडल ने क्या किया, जो फैक्टर्स जो लिया था, जिसमें जनरली अप्रभावी, है ना, और अप्रभावी, अप्रभावी, जैसे कि प्रभावी में बात करें, कैपिटल टी की बात करें, या जो अप्रभावी जो है होता है स्मॉल टी होता है। ठीक है, तो इसको ये फैक्टर, ये जो था ये फैक्टर था उस समय। ठीक है, जिसमें मेंडल ने अध्ययन किया था। और इनमें से एक एक जो फैक्टर्स जो होते हैं, ये इनका जो गैमेट टी होता है, कैपिटल और इसका स्मॉल, और ये दोनों आपस में यहाँ पे क्रॉस करके एक नया पीढ़ी में जो पौधे जो प्राप्त करते हैं, ये क्या होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये जैसे मेंडल ने वहां पर ये फैक्टर्स बताया था। ठीक है, और इसी फैक्टर्स को ही क्या कहते हैं, साइंटिस्ट जो सटन, बोवरी और जो मॉर्गन थे, उन तीनों ने इसको जीन नाम दिया था। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया कि जीन होता क्या है ना। तो उसी तरह यहाँ पर इन तीनों साइंटिस्ट ने इसको और डिस्ट्रिक्ट में अध्ययन करने के लिए एक थ्योरी दिया था। ठीक है, और उस थ्योरी को कहा जाता है, ठीक है, तीन साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दिया था, उस थ्योरी को कहा जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी गुणसूत्री सिद्धांत कहा जाता है, गुणसूत्री सिद्धांत, या इसी को और बोल सकते हैं गुणसूत्रवाद भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका मूल देखिए, किसी भी अनुवांशिक गुणों का जो मेन जो कैरियर जो होता है वो गुणसूत्र होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, और इसी को अध्ययन करने के लिए 1902 में सटन और बावरी, और उनसे बाद में जो क्या थे, जो मार्गन जो थे, उन्होंने तीनों ने अध्ययन किया था। ठीक है, तो उन्होंने मेन जो ये जो पाया था, वो हम जानते हैं कि जब हमने कोशिका का विभाजन जहाँ पर पढ़ रहे थे, जैसे कि ये गुणसूत्र है, क्योंकि कोशिका जो विभाजन होता है वो कोशिका में जरूर विभाजन होता है, लेकिन वो गुणसूत्र में होता है ना। जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने जब गुणसूत्र का अध्ययन अर्धसूत्री विभाजन जब पढ़ रहे थे, है ना, तो हम जानते हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जो गुणसूत्र के जो व्यवहार होता है वो एक जीन्स और एक फैक्टर्स होता है, जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ये क्या होते हैं, पहुंचता है। और ये जो पहुंचने का जो मेन माध्यम होता है वो गैमेट्स के माध्यम से गुणसूत्र जनकों से संतति में जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जो गैमेट्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मेंडल ने जैसे टी और टी ये लिए थे। ठीक है, पेरेंट्स से, और इनका जो गैमेट था वो क्या था, ये जो गैमेट था वो टी था। ठीक है, ठीक इसी तरह मनुष्य में जो जीन जो होता है वो गुणसूत्री व्यवहार करता है। देखो कैसे व्यवहार करता है, जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य में जो गुणसूत्र, एक मिनट, हम जानते हैं कि मनुष्य में जो मनुष्य में, देखिए, हम जानते हैं कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होता है, ये डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, और ठीक है, और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मनुष्य में गुणसूत्र जो होता है वो 23 पेयर में ये गुणसूत्र है। ठीक है, तो जैसे एक जो ये सेट, एक जो फैक्टर्स है, इसमें दो रहता है ना, ये दो फैक्टर्स रहता है ना गुणसूत्र में। ठीक उसी तरह ये जो कारक होते हैं, इस कारक में भी दो फैक्टर्स होते हैं। इसी को कहा जाता है गुणसूत्री सिद्धांत, अर्थात जो जीन जो होता है वो गुणसूत्र की तरह व्यवहार करने लगता है, और उनका जो जीन्स
और मतलब गुणसूत्र और जीन जो होता है वो एक ही तरह से व्यवहार करते हैं, और यही जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये पहुंचता है। ठीक है, और इनका जो मेन जो माध्यम जो होता है वो गैमेट्स से होता है, याद रखना, क्योंकि ये जो पहुंचेगा वो गैमेट्स के माध्यम से पहुंचता है। देखिए जैसे ये जैसे कि इसी को मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन में, सीधा डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सेक्स डिटरमाइनेशन है, ठीक है, लिंग निर्धारण है। ठीक है, इसका डायग्राम भी यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला डायग्राम हो गया, और एक डायग्राम आ रहा आपको शो करता हूँ। देखिए सेक्स निर्धारण में, देखिए यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, ये जो मेल और फीमेल जो मेल जो होता है वो एक्स वाई होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर मान लीजिए ये एक्स है और ये एक्स है, फीमेल है। ठीक है, और ये है एक्स और वाई है। ठीक है, इनका जो एक्स, ये एक्स और ये वाई और ये, तो यहाँ पर एक्स एक्स लड़की, और इनका जो एक्स वाई जो गुणसूत्र होता है वो लड़का यहाँ पर निर्धारण होता है। ठीक है, लेकिन ये जो निर्धारण जो कर रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहा है, हम्म? किसके थ्रू हो रहा है जी निर्धारण? देखिए इस डायग्राम में, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम में। ठीक है, क्योंकि हम जिस गैमेट्स की बात कर रहे हैं, देखिए ये ह्यूमन सेल है, न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में गुणसूत्र पाया जाता है, 46 गुणसूत्र पाया जाता है, और यही जो गुणसूत्र होता है वो सेक्स क्रोमोसोम जो 23वां नंबर के जो होता है वो एक्स और वो वाई जो होता है। ठीक है, 23वां नंबर के मेल में। ठीक है, क्योंकि ये जो मेल निर्धारण जो करता है वो पुरुष, ये जो मेल के जो एक्स वाई जो 46 गुणसूत्र, और ये जो हुआ वो 45-46 वाला जो गुणसूत्र है, और ये फीमेल और मेल का, तो इनका जो मेन जो गैमेट्स होता है। ठीक है, हम जिस गैमेट्स के बारे में, जिस गैमेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे वो कहलाता है ओवम और ये स्पर्म। यही ओवम और स्पर्म होता है जो फैटस होता है, जो जीन होता है, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और जीन होता है, और जीन ये डीएनए के पार्ट होता है, ये सब उसी में रहता है। ठीक है, तो हम यही जो गुणसूत्र होता है, जो जीन होता है, एक गुणसूत्र की तरह क्या करता है, व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो देखिए ये स्पर्म और ओवम जो होता है ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, फर्टिलाइज होता है, तो जाइगोट बनता है, फिर बाद में यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक नए जीव का निर्माण होते हैं। ठीक है, कब होता है, जब वो एक्स स्पर्म का एक्स और ओवम का एक्स दोनों आपस में मिलता है तब वो फीमेल बनता है। लेकिन यदि स्पर्म एक्स वाई और ओवम एक्स हो तो होने वाले जो बच्चे होते हैं वो मेल होते हैं, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि जो जनकों से संतानों में जो कारक या जीन जो पहुंचता है वो किसके माध्यम से पहुंचता है, गैमेट्स के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, तो यही वो अनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अगली पीढ़ी में जो जनक के जो केवल गैमेट से ही जाते हैं, है ना, और ये जो सारी की सारे जो अनुवांशिक सूचनाएं होते हैं वो गैमेट्स के द्वारा ही पहुंचती है। ठीक है, क्लियर। चाहे वो चाहे हम बात करें, चाहे हम मोनोहाइब्रिड की बात करें। ठीक है, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने बताया या डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने बताया। ठीक है, इन सभी में जो F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में जो भी ये पहुंचता है वो जीन जो होता है वो गैमेट्स के माध्यम से ही पहुंचता है। ठीक है, क्लियर। और ठीक है, बस इतना ही है यहाँ पर, और यदि इनमें और कुछ भी डाउट है तो आप क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है।
ठीक है, तो फिर मैं वीडियो यहीं पे खत्म